नागार्जुन आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, मैं आज प्रगतिवादी कवि नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है शीर्षक कविता को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बादल को घिरते देखा है चूंकि एक लंबी कविता है, इसलिए मैंने इस कविता को एक वीडियो के रूप में 3 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने केवल इस कविता का सार या सारांश या मूल भाव या केंद्रीय भाव तथा उद्देश्य या संदेश को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जबकि पार्ट 2 वीडियो में मैंने केवल इस कविता की पहली 3 स्टैंजा का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। और अब मैं पार्ट 3 वीडियो के रूप में इस कविता की अंतिम 3 स्टैंजा का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए पार्ट 3 वीडियो के रूप में मैं प्रगतिवादी कवि नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है शीर्षक कविता की अंतिम 3 स्टैंजा का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि बादल को घिरते देखा है शीर्षक कविता की पहली 3 स्टैंजा की व्याख्या मैंने अपने दूसरे वीडियो में अत्यंत ही सरल भाषा में इसे प्रस्तुत किया है। इसे आप अवश्य देखेंगे। इस वीडियो में मैं केवल 4, 5 और 6 स्टैंजा की व्याख्या करूंगा। आइए मैं चौथा स्टैंजा पढ़ता हूं, फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करता हूं। चौथा स्टैंजा यानी 4th स्टैंजा। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आइए व्याख्या करने से पहले मैं सबसे पहले संदर्भ प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ के बाद मैं प्रसंग भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा ताकि आपको अर्थ अच्छी तरह समझ में आ जाए। सबसे पहले संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के बादल को घिरते देखा है नामक पाठ से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता नागार्जुन हैं। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना युगधारा से ली गई है। इस कविता की रचना सन 1938 ईस्वी में हुई थी। नागार्जुन एक प्रगतिवादी कवि हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि नागार्जुन ने बादल के बहाने हिमालय पर्वत के प्राकृतिक सौंदर्य को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। इस पद में कवि ने हिमालय प्रदेश में पाए जाने वाले कस्तूरी मृग का बड़ा ही सुंदर व रोचक वर्णन किया है। आइए
व्याख्या करने से पहले उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उन शब्दों का अर्थ आपको बता देता हूं, तब आप इन पंक्तियों की व्याख्या को अच्छी तरह समझ सकेंगी। व्याख्या समझने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि आप पुस्तक लेकर बैठें और कठिन शब्दों के अर्थ को कॉपी पर लिख लें या फिर पेंसिल की सहायता से पुस्तक पर ही पंक्तियों के नीचे लिख लें, ताकि जब भी आप पुस्तक को पढ़ें अर्थ समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए सबसे पहले मैं शब्दार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, ताकि अर्थ समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। शब्दार्थ: दुर्गम यानी जहां जाना कठिन हो। बर्फानी घाटी यानी बर्फ से ढकी हुई घाटी या बर्फीली घाटी। शत सहस्त्र यानी सैकड़ों हजारों। अलख यानी जो दिखाई न दे। नाभि आप जानते ही हैं, नाभि का अर्थ पेट होता है। निज यानी अपना। उन्मादक यानी नशीली या नशा उत्पन्न कर देने वाला। परिमल यानी खुशबू या सुगंध। धावित यानी दौड़ना। तरल यानी कोमल या चंचल। तरुण यानी युवा। कस्तूरी मृग यानी एक ऐसा हिरण जिसकी नाभि में कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ होता है या पाया जाता है। चिढ़ते यानी चिढ़ना या अपने ऊपर गुस्सा प्रकट करना। आइए शब्दार्थ बतलाने के बाद मैं आपकी सुविधा के लिए दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर। दुर्गम आप जानते ही हैं, जहां जाना कठिन हो। बर्फानी घाटी यानी बर्फ से ढकी हुई घाटी या बर्फीली घाटी। शत सहस्त्र यानी सैकड़ों हजारों। कवि नागार्जुन कहते हैं कि मैंने यात्रा करने के दौरान देखा कि समुद्र तल से यानी हिमालय पर्वत के सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी हुई दुर्गम घाटियों में काफी मात्रा में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। जहां जाना बड़ा ही कठिन होता है, यानी आम व्यक्ति वहां जल्दी पहुंच ही नहीं सकता है। कवि यात्रा के दौरान कस्तूरी मृग को काफी नजदीक से देखता है। अब मैं अगली दो पंक्तियों को पढ़ता हूं। अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल। जी हां, अलख जो दिखाई ना दे। नाभि यानी पेट, निज यानी अपना, उन्मादक यानी नशीली या नशा उत्पन्न कर देने वाला। परिमल आप जानते ही हैं, खुशबू या सुगंध। कभी कहते हैं कि कहा जाता है कि कस्तूरी मृग की नाभि में एक विशेष प्रकार का सुगंधित पदार्थ पाया जाता है, परंतु दुर्भाग्यवश उन कस्तूरी मृगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है, जिसके फलस्वरूप ये सारा जंगल ढूंढते रहते हैं। कस्तूरी की सुगंध को पाकर ये जैसे पागल हो जाते हैं। कस्तूरी मृग ज्यादातर नेपाल में पाए जाते हैं।
कस्तूरी मृग की नाभि में बड़े बेर के समान एक गुठली पाई जाती है, जिससे एक सुगंध निकलती है। कस्तूरी मृग उसकी खुशबू को पाकर पागल हो जाता है, उसे ढूंढने की कोशिश करता है, परंतु उसे इस बात की जानकारी ही नहीं है कि आखिर खुशबू कहाँ से आ रही है। दरअसल यह खुशबू उसके नाभि से ही आती है, परंतु वह अपनी नाभि को न देखकर सारा जंगल ढूंढते फिरता है। कस्तूरी के बारे में यह भी कहा जाता है कि कस्तूरी बड़ी ही महंगी और गर्म होती है। कस्तूरी दवाइयों के बनाने में काम आती है। कस्तूरी की गंध मतवाला कर देने वाला होता है। शायद यही कारण है कि कस्तूरी मृग कस्तूरी को पाने के लिए सारा जंगल छान डालता है, परंतु उसे वह कस्तूरी कहीं भी नहीं मिलती है। अब अगली पंक्तियां देखिए। के पीछे धावित होकर तरुण कस्तूरी मृग को, यानी धावित यानी दौड़ना, तरल यानी कोमल या चंचल, तरुण यानी युवा। कस्तूरी मृग मैं पहले ही बता चुका हूं, एक ऐसा हिरण जिसकी नाभि में कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ पाया जाता है। यानी कभी कहते हैं कि यात्रा करने के दौरान मैंने देखा कि कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि से उठने वाली कस्तूरी की सुगंध को पाने के लिए बिल्कुल पागल हो जाता है और वह इधर उधर दौड़ते हुए दिखलाई देता है। कारण कस्तूरी की सुगंध इतनी अच्छी होती है कि मृग उसे पाने के लिए पागल हो जाता है, परंतु उसे यह समझ में नहीं आता है कि आखिर यह खुशबू कहाँ से आ रही है, और न जानने के फलस्वरूप वह बन बन भटकते रहता है। उसे यह भ्रम होता है कि शायद यह सुगंध कहीं बाहर से आ रही है। अर्थात कभी कहते हैं कि उन कस्तूरी मृगों को यह पता नहीं होता है कि जिस खुशबू को पाने के लिए वे इधर उधर भटक रहे होते हैं, दरअसल वह खुशबू तो उसके नाभि से ही आ रही होती है, जिसके लिए वह पागल की तरह बन बन भटक रहा है। अगली दो पंक्तियां देखिए। अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यानी चिढ़ते यानी अपने ऊपर गुस्सा प्रकट करना। कवि अंत में कहते हैं कि उस सुंदर, कोमल और युवा मृग को जब उस सुगंध का पता नहीं चलता है, बन बन भटकने के बावजूद जब उसे यह पता नहीं चलता है कि आखिर यह सुगंध कहाँ से आ रही है, तो वह अपने ऊपर गुस्सा प्रकट करने लगता है। असफलता मिलने पर अपने ही ऊपर झुंझलाने लगता है, क्रोध प्रकट करने लगता है। बादल को घिरते देखा है, यानी कभी कहते हैं कि हिमालय की यात्रा करने के दौरान हिमालय पर्वत की चोटियों पर बादल को घिरते हुए देखा। यह मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अतः इस पद में भी कवि ने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य को बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। कवि नागार्जुन को कस्तूरी मृग को
अपने ऊपर चिढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। यही नहीं, समुद्र तल से सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी हुई दुर्गम घाटियों में कस्तूरी मृग की गतिविधि को भी देखना बहुत ही अच्छा लगता है। कवि को यह सब दृश्य अत्यंत ही मनमोहक तथा आकर्षक प्रतीत होता है। अब मैं अगला स्टैंजा पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। अगला स्टैंजा। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छायामय, बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ संदर्भ वही है, प्रसंग में थोड़ा बहुत बदलाव है। आइए अब मैं प्रसंग प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हिमालय पर्वत पर बादल के घिरने के बहाने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। इस पद में कवि ने हिमालय पर्वत शिखरों पर कुबेर की राजधानी अलकापुरी, आकाशगंगा तथा कालिदास कृत मेघदूत की खोज करना तथा अंत में उसे कवि कल्पित कहकर छोड़ देना तथा अंत में कवि ने भीषण जाड़ों में भी बादलों का भयावह गरज के साथ आपस में टकराना तथा वर्षा होना आदि दृश्य का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से इस पद में किया है। आइए अब मैं उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उन शब्दों का अर्थ आपको बतलाता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा तथा लिखने की भी कोशिश कीजिएगा। शब्दार्थ: धनपति कुबेर यानी धन के स्वामी या मालिक, अलका यानी कुबेर की नगरी या राजधानी अलकापुरी, कालिदास, आप जानते ही हैं कालिदास संस्कृत के एक महान कवि थे। व्योम प्रवाही, व्योम प्रवाही दो शब्दों से मिलकर बना है। व्योम का अर्थ होता है आकाश, प्रवाही यानी प्रवाहित होना, बहना, यानी आकाश में बहने वाली गंगा। मेघदूत यानी कालिदास की एक प्रमुख रचना जिसमें मेघ को एक दूत बनाकर काम करने के लिए भेजा गया है, यानी मेघ एक दूत का काम करता है। छायामय यानी छाया की तरह यानी काल्पनिक। कवि कल्पित यानी कवि की कल्पना। भीषण यानी बहुत। नभचुंबी, नभ यानी आकाश, चुंबी यानी चूमने वाला, अर्थात आकाश को चूमने वाला। कैलाश शीर्ष यानी कैलाश पर्वत की चोटी। महामेघ यानी काले काले बादल या काले काले मेघ। झंझानिल यानी आंधी या तूफान। भिड़ते यानी लड़ते। आइए अब मैं पहले की तरह दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं,
फिर इसकी व्याख्या करता हूं। पहली दो पंक्ति। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका। जानते ही हैं धनपति कुबेर यानी धन के मालिक कुबेर, धन के मालिक या स्वामी। अलका यानी कुबेर की राजधानी अलका। कवि यात्रा करने के दौरान हमें बतलाते हैं कि अचानक यात्रा करने के दौरान जब मैं हिमालय पर्वत पहुंचा तो अचानक मुझे कुबेर की राजधानी अलका से संबंधित एक प्रसंग याद आ गया, जिस पर एक समय महाकवि कालिदास ने मेघदूत नामक काव्य लिखा था। कवि को यात्रा करने के दौरान कुबेर जो धन के देवता हैं और अलकापुरी जो उनकी एक नगरी का नाम है, जो उनकी राजधानी थी, यह सब प्रसंग याद आ जाता है। कवि मन ही मन सोचता है कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो कुबेर और उसकी राजधानी अलकापुरी को अवश्य देखूंगा। धनपति कुबेर शायद यही रहता होगा और उसकी राजधानी अलकापुरी भी यही होगी। कवि सब कुछ देखना चाहता है, सब कुछ जानना चाहता है, परंतु यात्रा करने के दौरान कवि को कुछ भी नहीं मिलता है। कवि को किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। आखिर वह सब कहाँ चला गया। कवि यात्रा करने के समय यह महसूस करता है कि आज सचमुच वह धनपति कुबेर का पता नहीं है। वह आखिर कहाँ चला गया। उसकी वह राजधानी अलकापुरी का भी कहीं कोई पता नहीं है। आज उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। उसके बारे में कवि को कुछ भी पता नहीं चल पाता है। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। जी हां, व्योम प्रवाही मतलब आकाश में बहने वाली। कवि आगे कहते हैं कि कालिदास ने जिस व्योम प्रवाही गंगा जल का उल्लेख अपने काव्य में किया था, वह भी तो वहां नहीं मिला। वह भी आखिर कहाँ चला गया। कवि कालिदास ने अपने मेघदूत काव्य में आकाश में बहने वाली नदी आकाशगंगा के जल का वर्णन किया है, परंतु उसका भी यह कोई ठौर ठिकाना नहीं था। उसके बारे में भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। यानी कवि कहते हैं कि मुझे यात्रा करने के दौरान ऐसा लगा कि न तो मुझे कुबेर ही मिला, न वह अलकापुरी कहीं दिखलाई दी, और तो और न ही व्योम प्रवाही गंगा जल का कुछ पता चला। यही नहीं, मेघदूत का भी कहीं पता नहीं चला। आप जानते ही हैं मेघदूत महाकवि कालिदास की एक प्रमुख काव्य रचना है, जिसमें महाकवि कालिदास ने पर्वतीय प्रदेश में रहने वाले एक निर्वासित यक्ष की कथा का वर्णन किया है। उसे अलकापुरी से निर्वासित किया गया था। आइए
अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। कौन बताए वह छायामय, बरस पड़ा होगा न यहीं पर। छायामय यानी बिल्कुल छाया के समान या काल्पनिक। अंततः कवि इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यात्रा करने के फलस्वरूप मुझे यहाँ किसी का पता नहीं चला। आज उसका कोई भी ठौर ठिकाना नहीं है। मैंने बहुत खोजा पर कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ तक कि दूत बनकर जाने वाले उस बादल का भी कहीं पता नहीं चला। दरअसल वह बादल छाया के समान बिल्कुल काल्पनिक था। शायद वह यही कहीं पर बरस पड़ा होगा और बरसकर समाप्त हो गया होगा। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में कवि कल्पित यानी कवि की कल्पना, भीषण यानी बहुत। कवि अंत में कहते हैं कि मैंने यात्रा करने के दौरान बहुत कुछ ढूंढा, परंतु न तो मुझे कुबेर की राजधानी अलकापुरी के बारे में ही कुछ पता चला, न ही व्योम प्रवाही गंगा जल के बारे में ही कुछ पता चला, और तो और मुझे मेघदूत के बारे में भी कुछ भी पता नहीं चला। अतः कवि को लगता है कि कवि कालिदास ने अपनी रचना में जो कुछ भी लिखा है वह केवल काल्पनिक था। मेघदूत का वह प्रसंग महाकवि कालिदास की कल्पना की उपज थी, अतः उसकी खोज करना बेकार है। अतः उसे रहने दिया जाए, क्योंकि कल्पना की वस्तु वास्तव में कभी नहीं मिल सकती है। अतः उसे छोड़ देना चाहिए, उसे भूल जाना चाहिए। भूल जाना ही बेहतर है। अगली पंक्ति देखिए। मैंने तो भीषण जाड़ों में, यानी कवि कहते हैं कि मैंने तो यहाँ यही देखा कि भीषण जाड़ों में भी बादलों को गरजते हुए देखा और मूसलाधार वर्षा होते हुए देखा। अब मैं अगली पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानील से, नभचुंबी यानी आकाश को छूने वाला या चूमने वाला, कैलाश शीर्ष यानी कैलाश पर्वत की चोटी, महामेघ यानी काले काले घने बादल, झंझानील यानी आंधी या तूफान। कवि कहते हैं कि मैंने तो बस यात्रा के दौरान भीषण जाड़ों में भी आकाश को छूने वाली गगनचुंबी कैलाश पर्वत के शिखरों पर भयंकर बादलों को आपस में तूफानों से टकराकर गरज गरज के साथ भिड़ते देखा है। यानी मैंने बादलों को आपस में टकराते हुए देखा है और वर्षा होते हुए देखा है। साधारणतः सर्दी के दिनों में वर्षा नहीं होती है, लेकिन कवि जब हिमालय पर्वत की यात्रा करते हैं तो कैलाश पर्वत के शिखरों पर बादल को आपस में तूफानों से टकराते हुए देखते हैं, गरजते हुए देखते हैं और मूसलाधार वर्षा होते हुए देखते हैं। अब मैं अगली पंक्तियां पढ़ता हूं। गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहां अर्थ बिल्कुल साफ है, भिड़ते यानी लड़ते। कवि कहते हैं कि मैं तो केवल वही बात
करूंगा, वही बात सुनाना चाहूंगा जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। कवि ने यहाँ घोर सर्दी के दिनों में भी आकाश को छूते हुए कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर बड़े बड़े बादल को वायु से गरज गरज कर टकराते हुए देखता है। यानी भीषण जाड़ों में भी वर्षा को होते हुए देखता है। बादलों का यह टकराना कवि को बड़ा अद्भुत लगता है। इस प्रकार भीषण जाड़ों में भी वर्षा होना कवि को बड़ा ही अच्छा लगता है। कवि इस दृश्य का वर्णन इस पद में बड़े सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास करता है। इस प्रकार इस पद में कवि ने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। साथ ही साथ इस पद में कवि ने पर्वत शिखरों पर कुबेर की राजधानी अलकापुरी, आकाशगंगा तथा कालिदास कृत मेघदूत की खोज करना तथा अंत में उसे कवि कल्पित कहकर छोड़ देना तथा अंत में भीषण जाड़ों में भी बादलों का भयावह गरज के साथ आपस में टकराना तथा वर्षा होना आदि दृश्य का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। आइए अब मैं इस कविता की जो अंतिम पंक्तियां हैं यानी 6th स्टैंजा को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। 6th स्टैंजा। सत सत निर्झर निर्झरनी कल, मुखरित देवदारू कानन में, शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजी, इंद्रनील की माला डाली, शंख सरीखे सुधड़ गलों में, कानों में कुबलय लटकाई, शतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खचित कलामय, पान पात्र द्रक्षा सब पूरित, रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारी, मदिरारुण आंखों वाले उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ संदर्भ वही है। आइए अब मैं प्रसंग बतलाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा प्रसंग में अंतर है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बादल के बहाने हिमालय पर्वत के प्राकृतिक सौंदर्य को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। इस पद में कवि ने हिमालय के आसपास रहने वाले देवलोक की एक कलाकार जाति यानी किन्नर किन्नरियों के विलासमय जीवन का भी वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया है। आइए उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, मैं उन शब्दों का अर्थ आपको बता देता हूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। शब्दार्थ: सत सत यानी सैकड़ों सैकड़ों, निर्झर यानी झरना, निर्झरनी यानी नदी, निर्झर निर्झरनी कल यानी छोटे बड़े झरने की कलकल ध्वनि निकलना, मुखरित मुखरित यानी मुंह से निकलना, देवदारू एक पेड़ का नाम, कानन आप जानते ही हैं, कानन यानी जंगल, शोणित यानी लाल रंग, धवल यानी सफेद, भोजपत्रों यानी हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक विशेष तरह का पेड़ का चौड़ा छाल या पत्ता, कुटी
यानी झोपड़ी या कुटिया, कुंतल यानी केस या बाल, साजे यानी सजाना, इंद्रनील यानी नीले रंग का एक कीमती पत्थर, नीला पत्थर, शंख सरीखी यानी शंख के समान सुंदर, सुधड़ यानी सुंदर, गलों यानी गर्दन, कुबलय यानी नीले कमल की कलियां, शतदल लाल रंग के 100 पंखुड़ियों वाले कमल, वेणी यानी चोटी, रजत रचित यानी चांदी से जड़ा हुआ, मणि खचित यानी मणियों से जड़ा हुआ, कलामय यानी कलात्मक, पान पात्र यानी पीने वाला पात्र या बर्तन या सुराही, द्राक्षा सब यानी अंगूर से बनी हुई शराब, पूरित यानी भरा हुआ, लोहित यानी लाल, चंदन की त्रिपदी पर यानी चंदन की लकड़ी की बनी हुई 3 पैरों की चौकी या मेज, नरम यानी कोमल, निदाग यानी बिना किसी दाग के बाल, कस्तूरी यानी छोटे छोटे हिरण, मृग छालू यानी हिरण की छाल, पलथी मारे यानी एक तरह से बैठने की क्रिया, तरीका, मदिरारुण यानी शराब पीने के कारण आंखों का लाल हो जाना, उन्मद यानी नशे में चूर होना, किन्नर किन्नरियों यानी देवलोक की एक कलाकार जाति, मृदुल यानी कोमल या नरम या मीठा, मनोरम यानी सुंदर, वंशी आप जानते ही हैं, वंशी यानी बांसुरी, फिरते यानी छेड़ते या बजाती। आइए अब मैं 2 पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। सत सत निर्झर निर्झरनी कल, मुखरित देवदारू कानन में। यानी इन पंक्तियों में कवि नागार्जुन ने जहां एक ओर हिमालय पर्वत के आसपास रहने वाले देवलोक की एक कलाकार जाति अर्थात किन्नर किन्नरियों के विलासमय जीवन का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है, वहीं दूसरी ओर कवि ने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य को भी बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। सत सत निर्झर निर्झरनी कल, मुखरित देवदारू कानन में। सत सत यानी सैकड़ों सैकड़ों, निर्झर यानी झरना, निर्झरनी यानी नदी। एक साथ देख सकते हैं, निर्झर निर्झरनी कल यानी छोटे बड़े झरने की कलकल ध्वनि, मुखरित यानी मुंह से निकलना, देवदारू यानी एक पेड़ का नाम, कानन यानी जंगल। कवि कहते हैं कि मैंने यात्रा करने के दौरान देखा कि हिमालय पर्वत की घाटियों में सैकड़ों नदियों और झरनों को कलकल करते हुए बहते हुए देखा। नदियों और झरनों से निकलने वाली कलकल की ध्वनि चारों तरफ सुनाई दे रही थी। यानी यहाँ पर्याप्त मात्रा में नदियाँ बहती है, झरने बहते हैं, जहाँ हमें उनकी कलकल की ध्वनि सुनाई दे रही थी। यही नहीं, यहाँ देवदारू के अनेक पेड़ भी पाए जाते हैं। ये नदियाँ और झरने देवदारू के इन्हीं जंगलों के बीच से होते हुए गुजरती हैं। देवदारू के इसी घने जंगल में प्रचुर मात्रा में किन्नर किन्नरियां भी रहते हैं। अब मैं अगली 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर। यहाँ आप जानते ही हैं, शोणित यानी लाल रंग, धवल यानी सफेद, भोजपत्रों यानी हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक विशेष तरह का पेड़ का
चौड़ा छाल या पत्ता। कुटी आप जानते ही हैं, झोपड़ी या कुटिया। कवि आगे कहते हैं कि हिमालय की यात्रा करने के दौरान मैंने देखा कि यहाँ बहुत अधिक किन्नर किन्नरियाँ रहते हैं। ये किन्नर किन्नरियाँ देवदारू के इसी घने जंगल में पाए जाने वाले लाल और सफ़ेद भोजपत्र के पेड़ों की छाल से बनी हुई कुटिया में रहते हैं। यानी ये लोग भोजपत्र के पेड़ों की छाल से अपनी कुटिया बनाते हैं और ये उसी कुटिया में वास करते हैं। अब अगली दो पंक्तियां देखिए। रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। यहाँ कुंतल का अर्थ होता है केस या बाल, साजे यानी सजाना। कवि कहते हैं कि ये किन्नर किन्नरियाँ बड़े ही श्रृंगार प्रेमी तथा कला प्रेमी होते हैं। यहाँ के निवासी कलाओं से बहुत प्रेम करते हैं। ये लोग कलाओं में बहुत रुचि रखते हैं। इन्हें सजना संवरना बहुत ही अच्छा लगता है। कवि कहते हैं कि मैंने देखा कि ये किन्नरियाँ अपने काले काले बालों को रंग बिरंगे और सुगंध देने वाले फूलों से सजाते हैं, अर्थात वे अपने केसों को रंग बिरंगे और खुशबूदार फूलों से सजे हुए रहते हैं। यानी अपने बालों को रंग बिरंगे फूलों से सजाते हैं। अगली दो पंक्तियां देखिए। इंद्रनील की माला डाली, शंख सरीखे सुधड़ गलों में। यहाँ इंद्रनील का अर्थ है नीले रंग का एक कीमती पत्थर यानी नीलम पत्थर। शंख सरीखे यानी सफेद शंख के समान, सुधड़ यानी सुंदर, गलों यानी गर्दन। कवि आगे कहते हैं कि मैंने देखा कि उन्होंने अपने शंख के समान सुंदर गलों में यानी गले में इंद्रनील अर्थात नीले रंग का एक कीमती पत्थर यानी नीलम पत्थर यानी नीलम मणियों से बनी हुई माला पहन रखी है। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। कानों में कुबलय लटकाई, सतदल लाल कमल वेणी में। कुबलय का यहाँ अर्थ है नीले कमल की कलियां। सतदल लाल रंग के 100 पंखुड़ियों वाले कमल फूल यानी कमल, वेणी यानी चोटी। कवि नागार्जुन आगे कहते हैं कि यही नहीं, उन्होंने अपने कानों में यानी कुबलय अर्थात नीले कुमुद यानी नीले रंग के कमल फूल लटका रखे थे या लटका रखे हैं, जिससे उनका सौंदर्य काफी बढ़ गया था। यही नहीं, उन्होंने लाल रंग के 100 पंखुड़ियों वाले सतदल यानी 100 पंखुड़ियों वाले कमल फूल को अपनी चोटी में सजा रखे थे। अतः ये किन्नर और किन्नरियां बड़े ही श्रृंगार प्रेमी होते हैं, अर्थात हिमालय क्षेत्र में रहने वाली ये कन्याएं अपने कानों में नीले कमल लटकाए घूमती हैं तथा खिले हुए लाल कमलों को अपनी चोटियों में खोसे रखती है, जिससे उनका सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। रजत रचित मणि खचित कलामय पान पात्र द्रक्षासव पूरित। रजत रचित यानी चांदी से जड़ा हुआ, मणि खचित यानी मणियों से जड़ा हुआ, कलामय यानी कलात्मक, पान पात्र यानी पीने वाला पात्र
या बर्तन या सुराही। द्राक्षासव यानी अंगूर से बनी हुई शराब, उरित यानी भरा हुआ। कवि आगे कहते हैं कि मैंने यहाँ आने के बाद देखा कि यहाँ के किन्नर जैसे नर तो और भी अधिक रसीले होते हैं, अर्थात यहाँ की केवल नारियां ही नहीं बल्कि नर भी श्रृंगार करते हैं। यहाँ के नर और भी रसीले होते हैं, उनका कुछ अलग ही शौक होता है। ये नशा करते हैं यानी ये मदिरा पान भी करते हैं। ये जिस बर्तन में अंगूर से बनी हुई शराब पीते हैं वह रजत रचित यानी चांदी से जड़ा हुआ तथा मणि खचित यानी मणियों से जड़ा हुआ होता है और बहुत ही सुंदर होता है, अर्थात मदिरा पीने वाला पात्र चांदी का बना हुआ है और मोतियों से जड़ा हुआ है तथा कलात्मक ढंग से सजा हुआ है। यानी पान पात्र में बड़े ही सुंदर ढंग से नक्काशी की हुई है, जिसमें अंगूर से बनी हुई शराब रखी है। ये ऐसे ही पात्र में अंगूर से बनी हुई शराब पीते हैं। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर। लोहित यानी लाल, चंदन की त्रिपदी यानी चंदन की लकड़ी की बनी हुई 3 पैरों की चौकी या मेज। कवि आगे कहते हैं कि मैंने देखा कि उन्होंने मदिरा पान करने के लिए पात्र को बिल्कुल अपने पास लाल चंदन की बनी हुई एक 3 पैरों वाली चौकी या मेज पर रखी है। ये सुराहियां चांदी से बनी है जो नक्काशी की हुई है और बहुत ही सुंदर है। अब मैं अगली 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारी। नरम यानी कोमल, निदाग यानी बिना दाग के, बाल कस्तूरी यानी छोटे छोटे हिरण, मृग छालों यानी हिरणों की छाल, पलथी मारे यानी एक तरह से बैठने का तरीका। कवि कहते हैं कि वे यानी ये लोग कम अवस्था वाले कस्तूरी हिरण की नरम और बिना किसी तरह का दाग लगे मृग की खाल से बनी हुई मृग छालाओं के आसन पर पलथी मारे बैठे हुए हैं और उनके सामने लाल चंदन से बनी हुई त्रिपदी पर अंगूर से बनी हुई शराब एक सुंदर बर्तन में रखी हुई है। अगली 2 पंक्तियां देखिए। मदिरारूण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की। मदिरारूण यानी शराब पीने के कारण आंखों का लाल होना, उन्मद यानी नशे में चूर, किन्नर किन्नरियों यानी आप जानते ही हैं देव लोक की एक कलाकार जाति। कवि आगे कहते हैं कि मैंने देखा कि मदिरा पान करने के कारण उनकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थी, अर्थात उनकी आंखों में नशे की लाली छाने लगी थी। वे नशे में धीरे धीरे चूर होने लगे थे। अगली 2 पंक्तियां देखिए। मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है। यहाँ मृदुल का अर्थ होता है कोमल या मीठी, मनोरम यानी सुंदर, वंशी यानी बांसुरी, फिरते यानी छेड़ते या बजाते। कवि अंत में कहते हैं कि मैंने ऐसे सुंदर वातावरण में ऐसी ही
कलात्मक ढंग से सजी हुई सुराहियों को अपने अपने सामने रखे हुए किन्नर और किन्नरियों को मदिरा पान करते हुए देखा, और तो और अपनी कोमल आकर्षक अंगुलियों से वंशी की मधुर तान को छेड़ते हुए देखा, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यानी ये लोग जब मदिरा पान करते हैं और नशे में जब चूर हो जाते हैं तो बड़े सुंदर ढंग से बांसुरी बजाते हैं, जिससे बहुत ही मीठी आवाज निकलती है। अब अगली पंक्ति देखिए, बादल को घिरते देखा है। अर्थात कवि ने यात्रा करने के दौरान न केवल हिमालय पर्वत को बादलों से घिरते हुए देखा, बल्कि हिमालय पर्वत के आसपास रहने वाले देवलोक की एक कलाकार जाति अर्थात किन्नर किन्नरियों के विलासमय जीवन को भी अपनी आंखों से देखा। कवि को उनका जीवन बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह हम देखते हैं कि प्रगतिवादी कवि नागार्जुन कृत बादल को घिरते देखा है एक बड़ी ही सुंदर कविता है। इस कविता का प्रमुख उद्देश्य प्रकृति का सुंदर सुखद चित्रण करना है। कवि ने इस कविता में भिन्न भिन्न प्रकार के यानी 6 दृश्यों को बड़े सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने 4 से लेकर 6 स्टैंजा तक की व्याख्या प्रस्तुत की है। आप इस व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। यह एक एजुकेशनल वीडियो है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है, तो आप सप्रमाण सबूत दें और मेरी गलतियों को बतलाएं, ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।